हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर चैनल। और आप सबका स्वागत है स्टडी फॉर क्लासेस पर। और आज फिर से हम लेकर आए हैं विज्ञान के लिए एमसीक्यूज। और अब हम पढ़ेंगे। कल हम चल रहे थे पदार्थ के बारे में और आज उससे ही आगे हम इनको हम पढ़ चुके थे। और इनसे ही आगे आज बड़े क्वेश्चनों पर आज हम थोड़ा कवर करेंगे, जो कि कंपटीशन के हिसाब से भी और नाइन्थ क्लास 10th क्लास के हिसाब से भी, स्कूलिंग शिक्षा के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि तापमान बढ़ने पर, देखो कंपटीशन में भी आगे आ सकता है कि तापमान बढ़ने पर विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है। तो विसरण हम पढ़ चुके हैं कि दो पदार्थों का स्वतः मिलना ही क्या होता है, विसरण होता है। और इस क्या है, इसकी तेज हो जाती है, प्रक्रिया तेज हो जाती है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे विसरण की जो प्रक्रिया है वो फास्टिंग होती जाएगी। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित होना ही विसरण कहलाता है। आपने पढ़ लिया कि दो दो पदार्थों का या दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ का एक गुण भी है कि पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और गतिशील है तो उनमें कौन सी एनर्जी पाई जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। और तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गति करेंगे और गति करेंगे तो उनमें तेजी से क्या होगा, विसरण होगा। दोस्तों क्या होगा, उसमें तेजी से विसरण होगा। तो बताओ तापमान बढ़ने पर क्या होगा, विसरण की प्रक्रिया में क्या होगा, फास्टिंग हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर क्या होती है, अधिक क्यों होती है। तो वही बात कि ठोस के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, थोड़ी कम गति करते हैं। और द्रवों के जो कण होते हैं वो अपेक्षाकृत क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जो ठोस है उनके कण ये पास पास हैं और द्रव है उनके कण क्या है, थोड़े दूर दूर है। तो इनमें तीव्र गति से कण क्या करेंगे, ये कण है वो तीव्र गति से क्या करेंगे, गति करेंगे। और ये गति करते हैं, उसकी वजह से इनमें विसरण क्या होगा, अधिक होगा। चलो इससे पढ़ते हैं कि ठोसों की अपेक्षा द्रवों की जो विसरण की दर है वो अधिक होती है, क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण ठोस की तुलना में क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। दूर दूर हैं तो स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे दोस्तों, गति करेंगे। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी क्या होता है, अधिक होता है। और गैसों में और भी अधिक स्पेस होता है, इसलिए उनमें और भी ज़्यादा विसरण होता है। इसी कारण द्रवों में विसरण की दर ठोस की तुलना में अधिक होती है। अगर विसरण की बात करें कि विसरण किस में अधिक किस में कम होगा, तो विसरण की जो दर है वो सबसे ज़्यादा होती है गैसों में। किस में होती है, तो गैसों में होती है। फिर उससे कम होती है द्रव में और सबसे कम होती है किस में, ठोस में होती है। किस में होती है दोस्तों, ठोस में होती है। फिर कहते हैं अगला क्वेश्चन कि ठोस CO2, ऐसा CO2 गैस होती है लेकिन अपन ठोस जो CO2 है उसको अपन शुष्क बर्फ मतलब ड्राई आइस कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीजन है कि ठोस CO2 है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। अधिक टेम्परेचर दिया जाता, प्रेशर दिया जाता है और हाई प्रेशर पर उसको क्या करेंगे, संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब कमा 1 atm हो, क्या हो, 1 atm हो, तब ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे किस में बदल जाती है, गैस में। जब उस पर 1 atm क्या देंगे, वायुमंडल दाब देंगे या 1 atm प्रेशर देंगे, तो क्या होगा, ठोस CO2 है वो किस में आ जाएगी, सीधे ठोस किस में बदल जाएगा, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और इस कारण जो ठोस CO2 है उसको अपन क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको दोस्तों, शुष्क बर्फ कहते हैं। आगे इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ और आगे के हम इनके क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। आगे इसमें कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है।
तो बिल्कुल होता है। तो इसके लिए हम घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हम एक वाटर लेंगे एक गिलास में और उसमें नमक या चीनी डाल देंगे, उसको घोलेंगे तो हम देखते हैं वो नमक या चीनी है वो पानी में आसानी से घुल जाती है। मतलब उस स्पेस को, जो जगह थी उसको किसने समावेशित कर लिया, पानी ने समावेशित कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो पानी के बीच में जो रिक्त स्थान था वहाँ पर नमक या जल वो शक्कर है उसके अणु सम्मिलित हो गए। तो जब देखो क्या हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, स्पेस होता है। तो जब हम नमक या शुगर लेंगे, शर्करा लेंगे तो जल में डालते हैं, उसको वाटर में डालेंगे तो वह विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, घोलने पर वो क्या हो जाता है, गायब। तो यह प्रदर्शित करता है कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है। और एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ घोलने पर, एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ, जल में अपने चीनी या शक्कर घोला है, सॉरी शक्कर या नमक घोला है, तो दूसरे पदार्थ के कण उस रिक्त स्थान में क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। समावेशित हो गए मतलब उसमें रिक्त स्थान है। कि पदार्थ के कणों की गतिशीलता को प्रदर्शित करें, कि अपन कैसे वो करेंगे, पदार्थ है वो के कण गतिशील हो, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। एक अपन ने एक वाटर ले लिया, गिलास वाटर लिया और उसमें अपन ने शाई इंक डाल दी, और इंक डालने पर अपन देखते हैं इंक है उसमें डलते ही वो क्या होगी, चारों तरफ फैलेगी। तो उससे हम सिद्ध कर देंगे कि जो इंक है उसके कण क्या कर रहे हैं, गतिशील। तो जल से भरे 2 गिलास लेंगे, एक गिलास में एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही को डालते हैं और दूसरे गिलास में शहद डालते हैं। क्या डालते हैं, शहद। तो हम देखते हैं कि शाही जल में एक समान रूप से क्या हो जाती है, तुरंत फैल जाती है, और तुरंत फैल गई मतलब क्या हो रहा है उसमें, गतिशीलता। परंतु शहद में गतिशीलता नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है, उसमें बहुत कम हो रही है। इस कारण इससे स्पष्ट है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील तो होते ही हैं, और गतिशील के साथ सभी पदार्थों में गतिशीलता का जो क्रम है वो भी अलग अलग होता है। फिर अगला है पदार्थ की ठोस अवस्था की कोई 3 विशेषता बतानी है। ये पदार्थ है उसके कोई 3 विशेषता बताओ। तो पहली विशेषता है कि ठोस है उसका आकार व आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित। देखो ठोस की बात करें, अपन द्रव की बात करें और अपन मित्र गैस की बात करें, तो जो ठोस है उनका आकार निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। मैं कर रहा हूं आकार की बात। इनका द्रवों को जो आकार है वो अनिश्चित होता है, जिसमें डालेंगे उसका ही रूप ले लेते हैं। और गैस है उनका भी अनिश्चित होता है। और आयतन की बात करें, आयतन ठोसों का भी क्या होता है, निश्चित होता है, द्रवों का भी निश्चित होता है, लेकिन गैसों का अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। अपन यहाँ पर ठोसों की बात कर रहे हैं। ठोस का जो आकार है वो आयतन वो निश्चित होता है, क्योंकि ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ठोस है उसमें कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और पास पास होने का एक ही रीज़न है कि उनमें कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। आगे बात करते हैं अपन इसमें। ठोसों में एक तो अपन ने देख लिया कि ठोसों का आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे बात करते हैं कि ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों, ठोस दृढ़ दृढ़ होते हैं मतलब कठोर होते हैं, और ठोस को प्राय संपीड़ित नहीं किया जा सकता, मतलब उनको दबाया नहीं जा सकता, उनको खींचा नहीं जा सकता। फिर अगला आ रहा है कि पदार्थ की द्रव अवस्था, मतलब तुलनात्मक कर रहा है। पहले ठोस के बारे में कर लिया, किसके बारे में कर लिया, द्रव के बारे में बात कर रहा है। तो इनका आकार अनिश्चित किंतु आयतन क्या होता है, निश्चित, जैसे कि मैं बता चुका। क्योंकि इनके कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस से तो क्या होता है, कम होता है, लेकिन गैसों से अधिक होता है। जिस बर्तन में द्रव को रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। जैसे हम एक गिलास लेते हैं, गिलास में वाटर को डाला तो जो पानी है, पानी ने गिलास का आकार ले लिया, और उसको एक किसी कटोरे में डाल दिया पानी को, तो उसने कटोरे का आकार ले लिया। मतलब उनका आकार तो अनिश्चित हो गया, लेकिन आयतन जितनी मात्रा उसमें थी उतनी ही मात्रा उसमें रहेगी।
और ये तरल होते हैं। तो तरल में अपने द्रव भी आते हैं और तरल में अपने गैस भी आती है। और तीसरी जो अगला क्वेश्चन है उसमें गैसीय अवस्था पूछ रहा है। गैसीय अवस्था में इसमें देखो आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जैसे बर्तन में रखते हैं उसका आकार ले लेता है, उसका आयतन ग्रहण करते हैं, उसका क्या ले लेते हैं, आकार ग्रहण कर लेता है। और गैस की संपीड़ितता ठोस और द्रव की अपेक्षा काफी क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। स्पंज होते हैं या फिर कहता है अगला कि स्पंज है वो ठोस भी होता है फिर भी इसका संपीड़न क्यों संभव है। स्पंज जानते हो, जैसे अपन रुआ जो होता है, गद्दा लेते हैं तो गद्दा स्पंज का होते हैं, स्पंज के होते हैं। और उसमें हम देखते हैं स्पंज ठोस है फिर भी इनका संपीड़न क्यों संभव है। तो स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अपने स्पंज के गद्दे वगैरह भी बनाए जाते हैं तो उसमें देखते हैं अपन छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। उनमें क्या होता है, वायु भर जाती है। जब इस पर बाह्य दाब लगाते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं तो वायु क्या हो जाती है, बाहर निकल, मतलब वो पिचक जाता है। और जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो वो पुनः वायु उसके अंदर आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वो स्पंज है। लेकिन उनके रिक्त स्थानों के कारण संपीड़न हो पाता है। अगर वो रिक्त स्थान नहीं होंगे तो संपीड़न नहीं हो पाएगा। फिर आ रहा है गलनांक से क्या आशय है। तो गलनांक के बारे में कल बताया था कि वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है उसे क्या कहेंगे, हम गलनांक कहेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी और हल्की सी परिभाषा को अपन बड़ी करते हुए पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं, अपन देखते हैं क्या होगा गलनांक, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और उसके बारे में चर्चा करते हुए लेकिन कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। अपन जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसमें गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उनकी जो कणों में गतिशीलता बढ़ जाएगी। इस कारण कण अधिक तेजी से क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं और इनके मध्य की दूरी क्या होती है, बढ़ने लगती है। मान लो ये ठोस है और ठोस है तो इसके पास पास कण क्या होंगे, पास पास होंगे। लेकिन जैसे इसको गर्म किया तो इसके कण है वो गतिज गति करने लगेंगे। गति करने लगेंगे तो इनमें गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। वो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये कण अपेक्षाकृत क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और दूर दूर हो गए तो ये बताओ ये किस रूप में आ जाएंगे, ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा के कणों के मध्य आकर्षण बल क्या हो जाता है, पार कर लेती है, मतलब आकर्षण बल को तोड़ने लग जाती है। और इस कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करना, पहले जो पास पास थे वो क्या हो गए, दूर हो गए। और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब ठोस पिघल कर किस में आ जाएगा, सारा का सारा ठोस है वो किस में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। जैसे न्यूनतम ताप पर, इस चीज को ध्यान रखना, अगर न्यूनतम नहीं लिखा तो ये परिभाषा कहीं ना कहीं इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए न्यूनतम लगाना जरूरी है। मिनिमम टेम्परेचर होता है ये। तो पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है उससे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। कि जितना ज्यादा गलनांक होगा उतने ही ज्यादा उसमें क्या होगा, आकर्षण बल होगा। और अपन जानते हैं कि बर्फ है, बर्फ का जो गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे प्रदान होती है। हमने देखा है कि जब भी वाष्पीकरण होगा तो उस समय हमें ठंडक महसूस होती है। क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। तो इसके लिए हम एक प्रयोग भी बताते हैं कि जब अपन गर्मियों के दिनों पर छतों पर पानी डालते हैं, तो पानी डालते हैं, क्यों डालते हैं, तो उसका भी एक रीज़न है कि गर्म छत पर जब हम पानी डालेंगे तो वो उससे वहाँ से ऊर्जा ग्रहण करके पानी वाष्पित हो जाती है, वाष्पीकरण हो जाती है। लेकिन उससे आसपास की जो गर्म गर्म ऊर्जा है उसको वो क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और वहाँ पर ठंडक महसूस होती है। इसी प्रकार आप पेट्रोल को या एसीटोन को हथेली पर डाल के देखोगे तो अपन को ठंडक महसूस होती है। क्योंकि वो एसीटोन या जो पेट्रोल है वो
वाष्पीकृत हो जाता है। और वाष्पीकृत किस प्रकार होगा, वो शरीर से, अपनी बॉडी से है, वो टेम्परेचर को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां से आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। और उस ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण वहां पर हमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा और हमें ठंडक महसूस होती है। तो वाष्पीकरण प्रक्रम में द्रव की सतह के अधिक ऊर्जा वाले कण सतह को छोड़ते हैं। अधिक ऊर्जा वाले कण होंगे वो क्या रहेंगे, गतिशील हो जाएंगे। गतिशील होंगे तो उस सतह को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और कम ऊर्जा वाले कण द्रव में रह जाते हैं। इस कारण कणों की औसत गति ऊर्जा कम हो जाती है। ऊपर वाले जो गति गर्म थे वो तो क्या हो गए, गतिशील, लेकिन जो नीचे रह गए, जो कम ऊर्जा वाले हैं, वो क्या हो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। इसलिए जो एवरेज उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, मिनिमाइज, मतलब कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप ताप कम हो जाता है और द्रव क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। साथ ही वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा हुई, कम ऊर्जा हुई, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से क्या करते हैं, ऊर्जा अवशोषित करते हैं। और इस कारण वहां पर क्या प्राप्त होती है, शीतलता। उदाहरण दिया था पेट्रोल का, कि पेट्रोल को अपनी हथेली पर डाल के देखो, तो वहां पर जब पेट्रोल उड़ेगा, वाष्पीकृत होगा, तो हमारे हथेली है वह ठंडी हो जाती है। और इसका एक ही रीजन है, और वो रीजन है कि हमारे शरीर से या हथेली से उसने अपना ऊर्जा है, वो टेम्परेचर है, उसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया है। आगे देखते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में अंतर है क्या, बताइए। तो मैं कल बता चुका, इसके लिए आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। वायुमंडलीय दाब पर एक किग्रा ठोस को उसके गलनांक पर, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर, ठोस अवस्था से किस में बदलना, ठोस अवस्था द्रव अवस्था जिस ताप पर बदलते हैं उसको गलनांक, उस गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसे क्या कहेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा। जबकि एक वायुमंडलीय ताप पर 1 किलो द्रव को क्वथनांक पर द्रव अवस्था से किसमें, गैसीय अवस्था में बदलने के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जो गुप्त ऊष्मा गैस पर दाब बढ़ाने पर क्या, गैस है, गैस के कण हम जानते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होंगे। और हम क्या करते हैं, एक पिस्टन की सहायता से हम इस पे क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। हमने जब इस पे प्रेशर डाला तो प्रेशर के परिणाम स्वरूप हम इस पे जब दाब डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो हम देखेंगे कि जो ये कण है ये अपेक्षाकृत क्या आ गए, पास आ गए। और अगर ये कण अपेक्षाकृत पास आ जाएंगे तो ये गैसीय रूप है, ये गैसीय रूप है, ये किस रूप में आ जाएगा, द्रव रूप में आ जाएगा, मतलब द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो यही है कि गैस पर दाब बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होता है। हम जानते हैं गैस को बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। अतः जब सिलेंडर से लिए गए किसी गैस पर दाब बढ़ाया जाता है तो गैस के कण पास पास आ जाते हैं। पिस्टन की सहायता से हम ये कर सकते हैं, किसी निश्चित दाब पर गैस क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं है कि हमने दबा दिया, वो कोई मैक्सिमम उस पर प्रेशर देंगे, और प्रेशर देने पर उसमें जो गैस है वो द्रवित हो जाती है, मतलब लिक्विड में आ जाती है। अतः गैस पर दाब बढ़ाकर उसके ताप को कम करके द्रवित किया जा सकता है। गैस को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए उस पर दाब लगाया जाता है। फिर आ रहा है कि गर्मियों में लोग फर्श और छतों पर जल को क्यों छिड़कते हैं। तो अभी अभी बताया कि जल, गर्मियों में लोग छत और फर्श पर जल इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि छिड़के हुए जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा सतह को क्या कर देती है, शीतल बनाती है। वही बात है, जब हम उस पर पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो वाष्पीकृत होने लगेगी, क्योंकि वह छत की उपस्थित ऊष्मा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और वो अवशोषित कर लेगा तो वहाँ की जो ऊष्मा है
उस गुप्त ऊष्मा को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा और वो वाष्पीकरण में क्या आ जाएगी, काम आ जाएगी। और इसी कारण जो ऊष्मा है वो समस्त ऊष्मा वाष्पीकरण में चल जाती है और वहां पर क्या होगी, ठंडक महसूस होती है। बर्फीले जल से भरे गिलास को बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? हमने देखा होगा कि जब हम किसी फ्रिज से निकालकर एक कांच के गिलास में पानी डालते हैं और पानी डालने पर हमने देखा कि कुछ ही देर में उसके आस पास, उसके बाहर की ओर जो कांच है उसके बाहर की ओर क्या आ जाती है, बूंदे हो जाती है। क्या वो पानी अंदर से आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ठंडे जल है तो ठंडे जल के कारण वायुमंडल में उपस्थित जो जल की बूंदें हैं, जब वो संपर्क में आती है तो वो भी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ठंडी होकर वो क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। और संघनित होने के कारण वो भी क्या हो जाती है, जल का या बूंद का रूप ले लेती है। बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती है। क्या आती है, जल की बूंदें, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे जल के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, कम। जो बाहर जल वाष्प था वो ठंडे जल के संपर्क में आएगी तो उनकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। और कमी आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है और जल की बूंदों के रूप में क्या आ जाते हैं। हाँ। देखो एक बात बताता हूँ, ऊर्जा में अगर कमी हो रही है, ऊर्जा में कमी हो रही है और ऊर्जा में कमी हो रही है तो गैसीय अवस्था है वो किस में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था किस में आ जाएगी, ठोस अवस्था में। लेकिन इसके विपरीत अगर ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो ठोस किस में हो जाएगा, द्रव में। और द्रव किस में हो जाएगा, गैस में। क्योंकि वाष्पीकरण होता है उस समय, ऊर्जा में वृद्धि होगी तो इनके गतिज ऊर्जा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी तो वो कण दूर दूर जाएंगे और दूर दूर जाएंगे तो ठोस है द्रव में, और द्रव किस में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। क्या रबड़ बैंड को हम ठोस कर सकते हैं? क्या इसको खींचकर आकार बदला जा सकता है? हमने देखा कि, हमने पढ़ा कि इसका आकार व आयतन क्या होता है, ठोस का निश्चित होता है। तो क्या रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड का आकार तो हम खींचकर अलग कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। देखो, बाह्य बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। किसी भी ठोस का आकार भी हम बदल सकते हैं बाह्य लगाकर, लेकिन बल हटा लेने पर वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। हमने खींच दिया, ठीक है, उसका आकार बदल ले, लेकिन हमने जैसे ही उसको छोड़ा तो वह बाह्य बल से मुक्त हो गया। और बाह्य बल से मुक्त होने पर वह क्या हो गया, अपनी क्या हो गया, पूर्व आकृति में आ गया। लेकिन परंतु एक सीमा से अधिक, उसको ज्यादा ही खींच दिया तो हम देखते हैं वो टूट जाता है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, रबड़ बैंड टूट जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये एक ठोस है। अगर वो ठोस नहीं होता और तो क्या होता, खिंचता ही चला जाता है। जब द्रव है, द्रव को कितना ही वो कर दो, अगर हम पानी गिराएंगे तो खिंचता ही चला जाएगा। लेकिन रबड़ बैंड है वो टूट जाता है, इसलिए हम इसको द्रव या गैस ना कहकर क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। क्योंकि बाह्य बल लगाया था, बाह्य बल के कारण आकृति में चेंज हुआ था, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठोस ही कहेंगे। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ठोस है? हम क्या करते हैं, गिलास में चीनी डालते हैं या नमक डालते हैं तो हमने देखा कि नमक और चीनी है वो गिलास का ही रूप ले लेते हैं। तो क्या ये ठोस? हमने देखा ठोस का आकार और आयतन निश्चित होते हैं। तो क्या चीनी और नमक है उसको हमने गिलास में डाल दिया तो गिलास का, कटोरी में डाल दिया कटोरी का रूप ले लेते हैं। तो क्या ये ठोस नहीं है? क्या ये ठोस है क्या? बिल्कुल ये ठोस है। अरे आकार उनके क्रिस्टल, चीनी के क्रिस्टल देखो या नमक के क्रिस्टल देखो, उनके क्या देखो, क्रिस्टल। उनके क्रिस्टल है, छोटे छोटे जो कण होते हैं वो क्रिस्टल होते हैं। और क्रिस्टल है, उनका आकार तो अभी भी समान है। उनका आकार क्या है, समान है। और उनका आकार समान है तो ये क्या है, ठोस है। ये क्या है, ठोस है। तो इसके बारे में दे रखा है आगे। देखो, चीनी और नमक को विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, परंतु इनके क्रिस्टल के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं। जो इनके कण होते हैं छोटे छोटे, उनके आकार में परिवर्तन थोड़ी हो रहा है, जबकि द्रव और गैस के तो कणों में भी परिवर्तन होता है। इसलिए चीनी और नमक के जो ठोस पदार्थ है वो क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। गैस, अगला प्रश्न, गैस की संपीडितता के अधिक होने के कोई 3 उपयोग लिखो। गैस है उसको संपीडित करते हैं तो संपीडित के अधिक होने
क्या उपयोग हैं उसके? वाहनों के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग आने वाली सीएनजी है ना। सीएनजी का पूरा नाम ही क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, मतलब नेचुरल गैस है, उसको क्या किया गया है? संपीड़ित किया गया है, सिलेंडरों में संपीड़ित की जाती है। सिलेंडरों में क्या किया जाता है? संपीड़ित किया जाता है। वैन वगैरह देखी होगी सीएनजी वाली, जिसमें यही संपीड़ित सीएनजी होती है। तो उसमें जो प्राकृतिक नेचुरल गैस है उसको क्या किया जाता है? संपीड़ित किया जाता है। खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी है, उसको भी द्रवित किया जाता है। जो पेट्रोलियम गैस है उसको अपने किस मिल गया है? द्रवीकृत लिक्विड फॉर्म मिल गया है, सिलेंडरों में संपीड़ित की जाती है। और अस्पताल में मरीज को दी जाने वाली ऑक्सीजन भी सिलेंडर में संपीड़ित की जाती है। ऑक्सीजन को संपीड़ित करके दी जाती है। तो ये उपयोग है। और अब आ रहे हैं मोस्ट क्वेश्चन कि पदार्थ की इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करना। यस, कि पदार्थ की तीन अवस्था, कौन सी अवस्था? ठोस, द्रव और गैस से बना हुआ है, फिर भी मैं बना रहा हूं कि ठोस, द्रव, गैस के अंतरा रूपांतरण को इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, एक ले रहा हूं मैं, इधर से इधर, इधर से ऐसे, ऐसे, ऐसे। देखो ठोस है, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? ठोस है, ठोस कठोर है, बर्फ है, बर्फ को अपन ने पानी में बदला तो गल गई, और गल गई तो संगलन। हम ये देखेंगे जैसे गलन, अपन यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है? गलन, उसमें संग। तो एक परिभाषा को सुपरिभाषित करने के लिए, परिभाषा को सुपरिभाषित करने के लिए अपन उसमें ज्यादातर देखते हैं कि उपसर्गों का उपयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उपसर्गों का उपयोग करते हैं। तो साइंस में बहुत ज्यादा उपसर्गों का उपयोग किया जाता है। द्रव है, द्रव को ठोस में, पानी है, पानी को अपन बर्फ में क्या करते हैं? जमाते हैं, तो इसको जमना ही कहते हैं। कि द्रव है, द्रव को ठोस में बदलना क्या कहलाएगा? जमना कहलाता है। द्रव है, द्रव को गैस में बदलना अपन जानते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वाष्पीकरण। वाष्प बन जाती है तो इसको कहेंगे वाष्पीकरण। और गैस है, गैस के कणों को द्रव में बदलने के लिए गैस के कणों को घने कर दो, घनन, घनन कर दो, घनन, संघनन। और यहां से आ गया ये संघनन, उनको घना कर दो, घना करने पर वो क्या आ जाएगा? पास पास आ जाएंगे और वो क्या आ जाएगा? गैसीय रूप द्रव अवस्था में आ जाता है। ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और कपूर और नौसाधर इसका उदाहरण है। लेकिन गैसीय अवस्था को ठोस में बदलना क्या कहलाएगा? निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाएगा? निक्षेपण कहलाता है। और निक्षेपण का है किसी जो CO2 गैस है उसको शुष्क वर्ग में बदलना निक्षेपण का उदाहरण है। फिर आता है कि गर्मियों में हमें सूती जो कपड़े हैं वो क्यों पहनने चाहिए? तो इसका भी अभी अपन ने देखा था। इसके बारे में वही, वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है, और वो वाष्पीकरण की शीतलता के कारण ही हमें ये महसूस होती है। तो गर्मियों में हमें सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को कम करने के लिए। हम मानव है, और मानव है तो क्रियाएं करेगा, क्रिया के कारण शरीर में क्या होगी? ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगी। को कम करने और शरीर के ताप को स्थिर बनाए रखने के लिए गर्मी में हमें ज्यादा पसीना आता है, कि हमारे जो शरीर है वो गर्मियों में अधिक हीट ना हो, उसके लिए अपन क्या करते हैं? पसीनों का स्त्रावन करते हैं। और ताकि हमारा जो शरीर का टेम्परेचर क्या रहे? अनुकूल बना रहे। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर को क्या से क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर को क्या मिलती है? शीतलता मिलती है। क्या मिलती है? शीतलता। हमारे शरीर से टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना निकलता है। और सूती कपड़े क्या होते हैं? थोड़े बारीक होते हैं, और उनमें से हवा आसानी से क्या हो जाती है? आर पार। और हवा आर पार होगी तो हमें जो पसीना है वो हवा के माध्यम से वाष्पीकृत होगा,
और वाष्पीकृत होने के लिए उसको क्या चाहिए, ऊर्जा, जो कि हमारे शरीर से एब्जॉर्ब करेगा। और ठंडी हवा चलने पर हम देखते हैं कि हमारे शरीर को बहुत शीतलता प्राप्त होती है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है, अधिक हो जाता है, क्योंकि हवा चलेगी, हवा आराम से हो रही है, तो वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तो ऊर्जा प्राप्त करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा शरीर से, और शरीर से जितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा उतना ही शरीर में ऊर्जा की कमी होगी और हमें शीतलता महसूस होगी। इसलिए हमारा जो पसीना है इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से क्या हो जाता है, आप उसमें ऊनी कपड़े पहनो तो ऊनी कपड़ों में हवा पार नहीं होगी, और हवा पार नहीं होगी तो वाष्पीकृत नहीं हो पाएगा। इसलिए गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सूती। और ये भी इम्पोर्टेंट लगा लेना, कंपटीशन के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित राशियों के एसआई मात्रक और प्रतीक चिन्ह तापमान, लंबाई, सहती, भार, आयतन, घनत्व और दाब इनके वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम तापमान का देखते हैं। किसका देखते हैं, तापमान का। कि तापमान है, टेम्परेचर है, उसका जो मात्रक है वो केल्विन होता है। एसआई मात्रक है ये, एसआई मात्रक, और वो क्या है, केल्विन है। क्या है ये, केल्विन, केल्विन है। और इसका प्रतीक क्या है, के है। क्या है मित्रों, के। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इसको अच्छे से देखना, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछता रहता है, पटवार हो, एलडीसी हो या रीट हो, सब में ये पूछता रहता है। अब देखिए, लंबाई है, लंबाई है, लंबाई को किस में आते हैं हम, मीटर में, और इसका जो प्रतीक है वो क्या है, एम। क्या है, एम है। सहती, सहती होता है, इसे हम द्रव्यमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान। और सहती है, द्रव्यमान है, इसका किलोग्राम, केजी। क्या होता है इसका, केजी। देखो सब में देखना, पहला अक्षर बड़ा और दूसरा क्या होता है, छोटा होता है। भार है, भार का न्यूटन होता है। भार भी एक प्रकार का बल होता है, भार है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का क्या है, बल। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो भार का मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन ही होगा। कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। आयतन, और आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब, घन मीटर या मीटर क्यूब। घनत्व होता है, और घनत्व होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब बताओ, द्रव्यमान, द्रव्यमान या सहती है, इसका प्रतीक तो केजी, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो बताओ घनत्व का क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति घन मीटर या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। देखो इसको केजी बटे एम क्यूब, और बटे से ऊपर लेके जाएंगे, हर से अंश में लेके जाएंगे, तो घात में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इसको केजी एम की घात -3 भी लिख सकते हैं। और दाब है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल होता है, पी ए से दर्शाते हैं। और हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि एक एटीएम है, उसमें कितने पास हैं, तो 1.01 गुणा 10 की घात 5 पास्कल दाब होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको नाइन्थ का ये एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये समझ आए होंगे। किसी भी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, और इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट ये कुछ मात्रक, प्रतीक और गलनांक, क्वथनांक, इनकी अवस्थाओं में रूपांतरण, आर्द्रता, इनके गलनांक क्वथनांक कितने होते हैं, इनके बारे में, गुप्त ऊष्मा और पंच तत्व आदि के बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके उसमें सबसे पहले बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल सके कि वीडियो आ चुकी है। हम डेली और रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे, आप लेते रहे। अदर मैथ है और जीके है, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करें। धन्यवाद।